हेलो फ्रेंड्स, गेट के 25 इयर्स वीडियो सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट्स में हम इंट्रोडक्टिव पार्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिसका हमारा पार्ट्स 1 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने जितने भी क्वेश्चंस को टारगेट किया था उन सभी क्वेश्चंस को हमने विद कंसेप्ट और बेसिक डिटेल से कवर किया है डियर। अगर आपने अब तक प्रीवियस पार्ट्स कवर नहीं किया है तो आप पहले प्रीवियस पार्ट्स को कवर कीजिएगा। आज जो हम बात करेंगे आपके सेकंड पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट को भी हम उसी तरह से डिस्कस करेंगे जिस तरह से हमने अपने फर्स्ट पार्ट को कवर किया था। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है 1997 में, ये क्वेश्चंस आज की डेट में आपका इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल में आप बीटेक के फाइनल ईयर में होते हो तो वहां पे जो भी प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आती है तो ये कॉमन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और इस स्टेज में जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं सिर्फ 10% स्टूडेंट ही इसका सही आंसर दे पाते हैं। देखते हैं जरा क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस बोलता है आपके पास कि the cylinder strength of the concrete is less than the cube strength of कंक्रीट। क्या बोला है कि जो आपके पास सिलेंडर स्ट्रेंथ होती है एज कंपेयर टू क्यूब स्ट्रेंथ वो क्या होती है आपके पास कम होती है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑप्शन द डिफरेंस इन द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द स्पेसिमन। सेकंड ऑप्शन बोला है द डिफरेंस इन द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द स्पेसिमन्स। सी ऑप्शंस बोला है द फ्रिक्शन बिटवीन द कंक्रीट स्पेसिमन्स एंड द स्टील प्लेट ऑफ द टेस्टिंग मशीन्स। डी ऑप्शंस बोला है द क्यूब्स आर टेस्टेड विदाउट कैपिंग बट द सिलेंडर आर टेस्टेड विद कैपिंग। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ए बी डी ऑप्शंस की तो ये आपके पास एग्जैक्ट नहीं है। क्लियर है? पहला जो उसने बोला है कि द डिफरेंस इन द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पेसिमन है। शेप का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है आपकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं डिफरेंस इन द स्लेंडरनेस रेशो तो स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है आपके पास? स्लेंडरनेस रेशो होता है इट इज द रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लीस्ट लेटरस डायमेंशन। और जो यहाँ पे लीस्ट लेटरल डायमेंशंस होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका क्रॉस सेक्शन ही तो होगा। तो यहाँ पे जो ए और बी स्टेटमेंट है तो इसका तो सेम ही मीनिंग होने वाला है। देखेंगे क्या होगा। बट यहाँ पे जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को मेजर करते हैं तो इसको हम मेजर किया कर सकते हैं, आपके क्यूब पे भी मेजर किया जाता है और आपकी सिलेंडर की स्ट्रेंथ के ऊपर भी मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने 2 क्यूब्स आपको बनाए हैं और एक मैंने तीसरा सिलेंडर बनाया है। अब यहाँ पे जो मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं क्यूब के साथ भी करूंगा कि 2 क्यूब में सर आप क्यों लिए हैं और तीसरा सिलेंडर आपने क्यों लिया है। यानी कि ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि सर क्यूब और सिलेंडर का तो हमने ऑलरेडी हम बता देंगे, बट सर आपने यहाँ पे 2 क्यूब क्यों लिए हैं? इन दोनों ही क्यूब का रीजन क्या है? ये दोनों क्यूब क्यों लिए गए हैं? और एक क्यूब आपको थोड़ा सा बड़ा साइज का दिख रहा है और दूसरा क्यूब आपको छोटा साइज का दिख रहा है। देखिएगा पहले, सबसे पहले जो यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे वो आपका ये करेंगे कि जो आपका पहला क्यूब है इसका जो साइज है वो आपके पास साइज क्या है? इसका साइज है सर की जो इसकी लेंथ है आपके पास वो 150 mm है यहाँ पर। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी विड्थ की तो विड्थ कितनी है सर आपके पास 150 mm है। और अगर मैं हाइट की बात कर रहा हूँ तो इसकी हाइट भी कितनी है सर आपके पास यहाँ पर 150 mm है। तो अगर मैं साइज की बात करता हूँ तो साइज आपके पास क्या है सर 150 mm है इंटू 150 mm है और आपके पास 150 mm है। ठीक है। बट जब मैं दूसरे क्यूब की बात करता हूं तो दूसरे क्यूब में जो मेरा साइज है वो क्या है सर आपके पास? वो 100 mm है। आपके पास 100 mm है। आपके पास जो इसकी विड्थ रहेगी वो भी सर 100 mm भी रहेगी। और अगर मैं इसकी हाइट की बात कर रहा हूं तो हाइट भी क्या रहने वाली है सर इसकी 100 mm होने वाली है। तो दूसरे क्यूब का जो मेरे पास साइज है वो कितना है सर आपके पास 100 mm इंटू 100 mm। क्लियर है? इंटू 100 mm का है, इस साइज का है। बट अगर हम बात करते हैं आपके सिलेंडर के स्पेसिमन साइज की, जो सिलेंडर का जो साइज है तो जो इसका डाया है वो आपके पास कितना है सर? इसका वो डाया है 150 mm और जो आपके पास ये सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है या आप उसको डेप्थ बोल सकते हैं, वो आपके पास 300 mm है। क्लियर है? क्यूब को जो अडॉप्ट किया गया है वो अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 ने अडॉप्ट किया है और जो आपके पास सिलेंडर जो ये है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कोड से लिया गया है। क्लियर है? तो ये हम देख सकते हैं कि ये आपका अकॉर्डिंग टू IS 456 है, बट इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू, ये वाला जो सिलेंडर है नॉट अकॉर्डिंग टू
not according to IS 456, IS 456 ये अमेरिकन कोड से लिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो आपको इनके साइज की पता लग गई है। अब जब सर हमारे पास स्पेसिमेन का साइज 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm है, तो इसका यूज आप कब करोगे? और जब आपका साइज 100 mm इंटू 100 mm है, तो इसका यूज आप कब करोगे? 150 mm क्यूब का साइज आप तभी यूज करेंगे जब हमारे पास एग्रीगेट का जो साइज है, एग्रीगेट का साइज है वो आपके पास क्या हो सर, 22 mm हो, 22 mm हो, या सॉरी 20 mm लिख दीजिएगा, 20 mm हो, और आपके पास क्या हो 30 mm से कम हो। क्लियर है? यानी कि 150 mm क्यूब साइज इंटू 150 mm का क्यूब आप कब अडॉप्ट करेंगे? जब आपके एग्रीगेट का साइज 20 to 30 mm के बीच में हो। बट जब हम बात करेंगे 100 mm क्यूब साइज का, तो इसका यूज आप कब करोगे? जब सर आपके एग्रीगेट का जो साइज है वो आपके पास क्या हो 19 mm हो, और आपके पास 19 mm से क्या हो सर छोटा हो, तो आप इसका यूज करेंगे। क्लियर है? ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट आता है कि सर स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? सर 100 mm क्यूब की ज्यादा है या 150 mm क्यूब की ज्यादा है? तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी वो आपके पास किसकी होगी सर? 100 mm क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या चाहिए होता है? रजिस्टिंग एरिया चाहिए होता है। तो यहाँ पे रजिस्टिंग एरिया किसका ज्यादा है? जिसका साइज छोटा है। जितना छोटा साइज होगा उतना बड़ा उसका रेजिस्टिंग एरिया होगा। रेजिस्टिंग एरिया ज्यादा होने से क्या होगा? उसका स्ट्रेंथ भी क्या होगा सर? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर नोट पॉइंट्स में लिखता हूं सर, नोट पॉइंट क्या है कि सर जिसका एग्रीगेट साइज क्या होगा सर आपके पास, जितना छोटा होगा उसका रेजिस्टिंग एरिया क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। उसका रेजिस्टिंग एरिया क्या होगा सर? उतना ज्यादा होगा। ये आप सॉम में भी पढ़ते हो, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो। जितना ज्यादा रेजिस्टिंग एरिया होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी सर? स्ट्रेंथ होगी। उतनी ज्यादा क्या होगी सर? उसकी स्ट्रेंथ होगी। और वर्केबिलिटी क्या होगी सर? उसकी उतनी कम होगी। वर्केबिलिटी क्या होगी सर? उसकी उतनी कम होगी। क्लियर है? ये बेसिक पॉइंट्स है जो आप ऑलरेडी समझ चुके हो। तो यहां से आप ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि सर जितना छोटा साइज होगा उसका रेजिस्टिंग एरिया उतना ज्यादा होगा, और उसका रेजिस्टिंग एरिया जितना ज्यादा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी? उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, तो 150 mm क्यूब की स्ट्रेंथ क्या होगी सर? लेस होगी। और जबकि आपके 100 mm क्यूब की स्ट्रेंथ क्या होगी सर? ज्यादा होगी। क्लियर है? ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी, तो स्ट्रेंथ की बात हो गई है। अब सर हम इसके टेस्ट के प्रोसीजर की बात करते हैं। आप क्या करेंगे? जो भी आपके पास ये 150 mm क्यूब का है, इसको आप 3 लेयर में फिल करोगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं सर? इसको 3 लेयर में, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 3 लेयर में आप इसको फिल कीजिएगा, 1 लेयर्स में, और हर एक लेयर को क्या करना पड़ेगा? आपको टैंप करना पड़ेगा। ठीक है, एक लेयर हो गया, ये मेरे पास दूसरी लेयर हो गया, फिर ये मैंने दूसरी लेयर से इसको टैंप कर देता हूँ। ठीक है, ये दूसरी लेयर से टैप कर दिया मैंने, और लास्ट में मेरे पास कौन सी बचती है? 3 लेयर बचती है। थर्ड आती है आपके पास, ये थर्ड लेयर। कितनी लेयर होगी आपके पास? 1 लेयर हो गई है, 2 लेयर हो गई है, 3 लेयर हो गई है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेस आएगा कि टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी रहेगी यहाँ पर सर? टोटल नंबर ऑफ लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ लेयर्स जो रहेगी यहाँ पर वो कितनी रहेगी? 3 रहेगी। ईच लेयर को टैंप करना पड़ेगा। ईच लेयर्स को क्या करना पड़ेगा? आपको टैंपिंग करनी पड़ेगी। कितने टाइम्स टैंपिंग करनी पड़ेगी सर? 35 टाइम्स। अब क्वेश्चन ये है सर, हम टैंपिंग क्यों कर रहे हैं? टैंपिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो कंक्रीट है उसको हम कंपैक्ट कर रहे हैं। क्यों कंपैक्ट कर रहे हैं? ताकि जो भी आपके उसके अंदर जो वर्ड्स है जो अभी तक फिल नहीं हुए हैं, तो टैंप करने से क्या हो जाएंगे? वो पूरी तरह से फिल हो जाएंगे। जब वो पूरी तरह से फिल हो जाएंगे तो क्या होगा? आपका कंक्रीट पूरी तरह से कंपैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम क्यों कर रहे हैं सर? प्रॉपर कंपैक्शंस के लिए। टैंपिंग क्यों कर रहे हैं सर? प्रॉपर कंपैक्शंस के लिए कर रहे हैं। ठीक है सर, प्रॉपर कंपैक्शन हो ताकि जो भी वाइड्स है वो आपके क्या हो जाए सर? वाइड्स आपके फुल फिल हो जाएं। वाइड्स क्या हो जाए सर? फुल फिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो टैंपिंग रोड आपके पास होगा वो कुछ किस प्रकार से होगा डियर? वो कुछ इस प्रकार से आपके पास टैंपिंग रोड होगा। ये टैंपिंग रोड का डाया होगा कुछ। ठीक है, ये जो टैंपिंग रोड का जो डाया होगा वो आपके पास 16 mm होगा, और इसकी जो लेंथ होगी आपके पास वो 60 सेंटीमीटर होगी। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे दिखेगा कि जो आपके पास टैंपिंग रोड होगा जिससे आप टैंप कर रहे हैं,
टैंपिंग रोड होगा उसका जो डाया होगा आपके पास वो कितना होगा सर, वो 16 mm होगा, और जबकि उसकी जो लेंथ की बात कर लेते हैं वो कितनी होगी सर आपके पास, वो 60 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? तो ये आपने क्या कर दिया है इसको टैंप करके। अब जैसे ही आपने इसको टैंप कर दिया है उसके बाद क्या करेंगे, आपके पास ये जो कंक्रीट का जो ब्लॉक है आपके पास क्या है, ऊपर से खुला है, आप इसको क्या कर दोगे सर, सीमेंट पेस्ट से कवर कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे सर, इसको सीमेंट पेस्ट से कवर कर दो। तो इसको कर दिया मैंने सीमेंट पेस्ट से कवर, कुछ इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले जाता हूं आपकी स्लाइड को, कोई बात नहीं। ठीक है, सीमेंट पेस्ट से कवर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम सर, सीमेंट पेस्ट से टॉप पोर्शन ऑफ दी मोल्ड कवर करेंगे। ठीक है, अब आपने टॉप पोर्शन ऑफ मोल्ड को क्या कर दिया है, ऊपर से कवर कर दिया है। जैसे ही आप उसको ऊपर से कवर करोगे तो उसके बाद क्या करोगे, आप उसको क्लोज कर दोगे। मोल्ड को क्या कर दोगे सर आप, मोल्ड को क्या कर दोगे आप, क्लोज्ड कर दोगे। कितने टाइम्स के लिए, 24 प्लस माइनस हाफ आवर्स के लिए क्लोज कर दोगे। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे आप उसको, मोल्ड को जब आप क्लोज कर दिया है, आफ्टर मोल्डिंग के बाद मतलब 24 प्लस माइनस 1 हाफ आवर्स के बाद क्या करोगे आप उसको, एक मतलब जो भी ब्लॉक आपके पास आया होगा उस ब्लॉक को क्या करोगे आप, एक वाटर बकेट्स में डाल दोगे। क्या कर दोगे, वाटर बकेट्स में डालोगे। ठीक है, तो देखिएगा आफ्टर मोल्डिंग के बाद क्या कर दोगे आप उसको डिप कर दोगे किसमें, अपने वाटर बकेट के अंदर। ठीक है, और उस समय जो आपका जो टेम्परेचर रहना चाहिए वो मेंटेन रहना चाहिए, कितना सर, 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस पे। और जो आपका ह्यूमिडिटी रहेगा उस समय वो कितना रहेगा सर आपका, वो सर 90% रहेगा। क्लियर है, ह्यूमिडिटी कितना रहेगा आपके पास सर, 90% रहेगा। कुछ नहीं किया आपने, क्या किया आपने, एक ढांचा होता है, एक मतलब क्यूब का एक ढांचा बना होता है, उसी ढांचे में आप क्या करते हैं, कंक्रीट की फिलिंग करते हैं। कितने लेयर्स में फिलिंग करते हैं सर, हम 3 लेयर्स में फिलिंग करते हैं। हर एक लेयर्स को टैंप करना होता है कितने टाइम्स के लिए सर, 35 टाइम्स के लिए। अब जो टैंपिंग रोड का जो डाया होता है वो 16 mm का होता है और उसकी लेंथ जो होती है वो 60 सेंटीमीटर की होती है। क्लियर है, उसके बाद जो आपका मोल्ड का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, टॉप पोर्शन होता है, उसको आप सीमेंट पेस्ट से क्या करते हैं, कवर करते हैं। कवर करने के बाद मोल्ड को क्लोज कर देते हैं आप 24 प्लस माइनस हाफ आवर्स के लिए। जैसे उसने आपको क्लोज कर दिया है उसके बाद आप क्या करते हैं, आफ्टर मोल्डिंग आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास क्या बने होंगे, ब्लॉक बने होंगे, उसी ब्लॉक को क्या करते हो आप अपने पानी के अंदर डिप करते हैं, वाटर्स के अंदर। क्यों डिप करते हैं, ताकि आपकी प्रॉपर क्यूरिंग हो जाए। तो ये भी यहाँ पे लिख सकता हूं मैं रीजन में कि सर क्यों डिप किया, प्रॉपर क्यूरिंग के लिए। प्रॉपर क्यूरिंग के लिए आप क्या करोगे, डिप करोगे। अब डिप करने के बाद जो आपका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए सर, 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। और ह्यूमिडिटी जो रहनी चाहिए वो आपके पास 90% रहनी चाहिए। इसी तरह से सर आपको कितने ब्लॉक लेने हैं, इसी तरह से आपको मिनिमम 3 ब्लॉक लेने हैं। आईएस कोड ने तो बोला है कि आपको 3 ही ब्लॉक लेने हैं इसी तरह के, बट मैं आपको रेफर करता हूं कि आपको कम से कम 6 ब्लॉक लेने हैं। आपको 3 ब्लॉक चेक करने हैं 7 दिन के लिए, और 3 के बाकी के जो 3 ब्लॉक रहेंगे उनको चेक करना आपको 28 डेज के लिए। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको कितने ब्लॉक लेने हैं वो देखिएगा, उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, आफ्टर 7 डेज एंड 28 डेज बाद आपको क्या करना है, इसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है। ठीक है, 3 दिन जो 7 दिन के बाद जो मोल्ड रहेंगे आपके पास वो 3 ब्लॉक रहेंगे, और आपके 28 दिन के बाद भी कितने रहेंगे, आपके 3 ब्लॉक्स रहेंगे। टोटल ब्लॉक कितने हो गए, 6 हो गए। बट आईएस कोड ने क्या बोला है, कि आपको इसकी जो स्ट्रेंथ चेक करनी है, वो आपको 28 डेज पे ही करनी है।
यानी कि 28 डेज पे बोले तो ओनली 3 ही ब्लॉक की स्ट्रेंथ आपको देखनी है। बट जब आप इसको एज ए प्रैक्टिकली साइट पे कर रहे हो तो आपको 7 दिन की और 28 दिन की स्ट्रेंथ को यहाँ पर चेक करना है। जैसे ही अब आप क्या हो गया, आपका मोल्ड आ गया है, आपने क्या कर दिया है सर, उसको पानी के अंदर डिप कर दिया है। डिप करने के बाद उसको आपने बाहर निकाल दिया है। बाहर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, उसको आप अपनी लैब के अंदर ले जाएंगे। अब लैब के अंदर क्या करेंगे, आप उसकी टेस्टिंग करेंगे। और टेस्टिंग कौन सी मशीन पे की जाएगी, आपकी यूटीएम मशीन पे की जाएगी। तो देखिएगा अब जो आपका यहाँ पे जो कंक्रीट ब्लॉक आया, ये देखिएगा यहाँ पे आपका ये क्यूब साइज है। इस साइज को मैं क्या करेंगे, हम इसको कंक्रीटिंग टेस्टिंग मशीन पे करेंगे इसकी, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे क्या लगाएंगे सर, हम एक यूनी एक्सियल लोड लगाएंगे। कैसा लगाएंगे सर, एक यूनी एक्सियल लोड लगाएंगे आपके दोनों तरफ। और यहां पे क्या होगा सर, आपके पास एक प्लेट होगी। यूनी एक्सियल टेस्टिंग मशीन कुछ इस तरह से आपने देखी होगी यूनिवर्सिटी लेवल्स पे भी, ठीक है। तो आपके पास देखा होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या कर दिया सर, एक आपके पास स्टील प्लेट लगी होगी कुछ, और कुछ तरह से इस तरह से स्टील प्लेट लगी होगी। यहाँ पे किस तरह का लोडिंग दिया सर आपने, यूनी एक्सियल लोडिंग। यूनी एक्सियल लोडिंग कौन सा लोड होता है, वो लोड होता है जो आपका एक ही डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमने लोडिंग दे दी है, ये कौन सी लोडिंग है सर आपके पास, दैट इज यूनी एक्सियल लोडिंग। यूनी एक्सियल लोडिंग दे दी। अब जब आपने यहाँ पे यूनी एक्सियल लोडिंग दे दी तो प्लेट्स ने क्या किया, प्लेट और कंक्रीट के बीच में क्या हुआ, एक फ्रिक्शन डेवलप्ड हुआ। जब प्लेट और कंक्रीट के बीच में यहाँ पे जो फ्रिक्शन डेवलप्ड हुआ वो आपके क्या हॉल सेक्शंस पे होगा या आधे सेक्शन पे, तो आपके पूरे क्रॉस सेक्शंस पे क्या हुआ होगा, आपका डेवलप्ड हुआ होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से डेवलप्ड हुआ होगा। बट जब हमने उसी क्यूब को किस में किया था, सिलेंडर के ऊपर किया था। तो सिलेंडर को जब हमने किस पे ले गए थे, अपनी यूटीएम मशीन पे ले गए थे। तो यूटीएम मशीन पे ले गए थे तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से फंडा था कि दोनों तरफ क्या था सर, आपका कुछ इसी तरह से आपकी लोडिंग दी थी हमने। यहाँ पे भी दिखा देते हैं सर लोडिंग, और यहाँ पे भी दिखा देते हैं लोडिंग, ठीक है। बट जो यहाँ पे आपका जो फ्रिक्शन डेवलप्ड हुआ था वो सिर्फ उसके अपर और टॉप पोर्शंस पे ही डेवलप्ड हुआ था। यानी कि आपका जो फ्रिक्शन डेवलप्ड हुआ था कुछ, वो आपके अपर एंड टॉप पोर्शंस पे ही डेवलप्ड हुआ था, कुछ इस प्रकार से यहां पे ही डेवलप्ड हुआ था। मतलब मीट पे उस किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन डेवलप्ड नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये आपका क्या है सर, ये फ्रिक्शन डेवलप्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन डेवलप्ड हो रहा है आपके पूरे क्रॉस सेक्शन पे डेवलप्ड हो रहा होगा, ठीक है, पूरी तरह से। तो यही रीजन है कि जो हमारे पास जो क्यूब की जो स्ट्रेंथ होती है वो आपके सिलेंडर की स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो आपका क्यूब होता है उसमें जो फ्रिक्शन जो डेवलप्ड होता है उसके पूरे क्रॉस सेक्शन पे डेवलप्ड होता है, यानी कि पूरे सेक्शन पे डेवलप्ड होता है। बट आपके सिलेंडर पे सिर्फ आपके टॉप पोर्शंस पे ही डेवलप्ड होता है और आपके बॉटम पोर्शंस पे ही डेवलप्ड होता है। तो इसको लिखेंगे या तो सर ये टॉप पोर्शंस पे ही डेवलप्ड होता है और आपके बॉटम पोर्शंस पे भी होता है। जो आपका ये मिड पोर्शंस होता है यहाँ पे किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन डेवलप नहीं होता है। बट अगर हम बात करते हैं क्यूब में, तो क्यूब में जो आपका फ्रिक्शन डेवलप्ड होता है, फ्रिक्शन जो डेवलप्ड होता है वो आपका हॉल सेक्शन पे होता है, ठीक है। तो यही रीजन, और जितना ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे क्या कर रहा होगा सर, स्ट्रेस आपका ज्यादा ऑफर्ड हो रही होगी। जब स्ट्रेस ज्यादा ऑफर्ड हो रही होगी तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी सर, ज्यादा होगी। क्लियर है। तो इस तरह का इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपके पास ये हो गया है। तो यहाँ पे रीजन क्या होगा, सबसे बेस्ट फ्रिक्शन बिटवीन कंक्रीट स्पेसिमेन एंड द स्टील प्लेट ऑफ द टेस्टिंग मशीन है। बिल्कुल सही, क्योंकि जब आपने जो कंक्रीट का जो ब्लॉक था उसको जब आपने अपनी यूटीएम मशीन्स पे ले गए तो जो आपके पास स्टील की प्लेट और कंक्रीट में जो फ्रिक्शंस डेवलप्ड हुआ होगा वो क्या हुआ होगा सर, आपके होल क्यूब्स पे हुआ होगा, यानी कि पूरे मोल्ड्स पे बना होगा, ठीक है। बट जब हम उसी सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर के टॉप पोर्शंस और बॉटम पोर्शंस पे ही हुआ होगा, मिड पे किसी भी प्रकार का फ्रिक्शंस वहां पे डेवलप्ड नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है सर, क्यूब स्ट्रेंथ आपकी सिलेंडर स्ट्रेंथ से कितनी ज्यादा होती है। जो क्यूब स्ट्रेंथ जो होती है आपके पास ये 25% मोर स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेंडर होती है। तो ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सर मेरे पास जो क्यूब स्ट्रेंथ होती है, क्यूब स्ट्रेंथ जो होती है इज मोर देन 25% ऑफ सिलेंडर स्ट्रेंथ होती है।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्यूब स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्यूब स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1.25 ऑफ सिलेंडर स्ट्रेंथ। अगर आपसे मोर बोल रहा है तो आप क्या कर देते हैं उसको 1.25, यानी क्या मैं 5% बोलता तो 1.5 हो जा 1.05 हो जाता, तो यहाँ पे 25% मोर है आपकी सिलेंडर स्ट्रेंथ से, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1.25 सिलेंडर स्ट्रेंथ लिख सकता हूं। तो यहां से आपका क्यूब स्ट्रेंथ क्लियर हुआ, बिल्कुल सर। उसी तरह से अगर आपको सिलेंडर स्ट्रेंथ पूछे कि सिलेंडर स्ट्रेंथ क्यूब स्ट्रेंथ का कितना होता है, तो ये आपके पास 80% होता है। तो देखिएगा कैसे, तो यहां से जब मैं क्या निकालता हूं सिलेंडर स्ट्रेंथ जो आपके पास होता है वो आपके पास 1/1.25 ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, इतना मैथमेटिक्स तो आता ही है आपको यार। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कि दैट इज सिलेंडर स्ट्रेंथ जो होता है वो आपके पास क्या होता है 0.80 लिख दो आप। ठीक है, यही आया होगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसको कितना आ गया आपके पास, ये 0.8 टाइम्स ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ आ गया। क्लियर है, तो किसी भी तरह से आपका क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुट अप हो सकता है। तो ये जो डिटेलिंग थी आपके पास इस क्वेश्चंस की, ये काफी इंपॉर्टेंट थी। और ये भी आज आपको क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास 150 mm क्यूब साइज हो और 100 mm क्यूब साइज हो तो किसकी स्ट्रेंथ आपके पास ज्यादा होगी। क्लियर है, तो ये डिटेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है, तो राइट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट मेड ऑफ M25 कंक्रीट। यहाँ पे किसकी बात कर रहा हो, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट की बात कर रहा है। क्लियर है, तो मैंने आपको ये कंसेप्ट पहले भी बताया था, मैं दोबारा से बता देता हूँ। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की। ठीक है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा कि आप सभी जानते हैं कि जो कंक्रीट में क्या होता है, कंक्रीट मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से फिर बता देता हूं, डज नॉट हैव एनी टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि आपकी कंक्रीट के पास किसी भी प्रकार की टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है। इट इज टेकन एज जीरो, बट इसको हम क्या लेते हैं, इट इज टेकन एज जीरो लेते हैं। ठीक है, ये बात सही है, बट आईएस कोड recommended the tensile strength of the concrete बट आईएस कोड ने क्या किया है, इसको रिकमेंडेड किया है। ठीक है, तो देखिएगा एज ए फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलो या क्रैकिंग स्ट्रेंथ बोलो, या टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर बेंडिंग बोलो, टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर बेंडिंग बोलो। ठीक है, यहां पे जो हमारा स्पेसिमन यूज किया जाता है, जो स्पेसिमन यूज किया जाता है वो आपका क्या रहता है सर, वो आपका क्यूब रहता है। क्लियर है, और अकॉर्डिंग टू कोड ये क्या होता है, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ FCR इज इक्वल टू 0.7 रूट ऑफ FCK होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ 0.7 रूट ऑफ FCK कितना है आपके पास M25, तो ये हो गया 25, तो आपके पास कितना आ जाएगा 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो मुझे राइट आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का, वो क्या मिल जाएगा सर, ए इसका राइट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा वो आपको नाम में कंफ्यूज करेगा।
कैसे? जैसे यहाँ पे उसने बोल दिया परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट, बहुत सारे स्टूडेंट इसको सिग्मा एसटी मान रहे होंगे, ठीक है सर इसके लिए तो टेबल है। अरे भाई उसने सिग्मा एसटी की बात नहीं की, उसने परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट की बात की है, यानी कि आपके पास फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, एज ए क्रैकिंग स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको हम, और एज ए टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर बेंडिंग भी बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो ये कितना आ गया आपके पास 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलो, या फिर आपके पास 3.5 मेगा पास्कल, आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? तो मुझे आंसर मिल गया है आपके पास, ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? द परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर द वर्टिकल वॉल फॉर एन आरसीसी वाटर टैंक मेड ऑफ M25 कंक्रीट इज। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? वो आपके वाटर टैंक की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं आपके किसकी? वाटर टैंक की, तो वाटर टैंक के लिए जो आपका कोड जो स्पेसिफाइड किया गया है वो आपका IS 3370 स्पेसिफाइड किया गया है, जिसके टोटल कितने पार्ट है? जिसके टोटल आपके पास पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक है। टोटल कितने पार्ट है? 4 पार्ट से। जो जितने भी वाटर टैंक की डिजाइन स्पेसिफिकेशन है वो आपको कहाँ पे मिलेगी सर? आपको IS 3370 पार्ट 1 to 4 के अंदर मिलेगी। तो वहां पे आपको एक टेबल मिलेगा जहां पर आपके पास ये वैल्यूज दी गई है। ये जो वैल्यू दी गई है आपके पास डायरेक्ट टेंशन और बेंडिंग टेंशन के लिए अलग अलग दी गई है, देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपके दैट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट ये भी मिलता है कि जो आपके पास परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस होती है किसकी? आपके आरसीसी वाटर टैंक की, वो किस पे डिपेंड करती है सर? वो भी डिपेंड करती है आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट की। ग्रेड ऑफ कंक्रीट आएगा आपके पास, और फिर वैल्यू आएगी आपके पास डायरेक्ट टेंशंस की। किसकी आएगी? डायरेक्ट टेंशंस की आएगी। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी आपके पास और बेंडिंग टेंशंस की आएगी, वो किसकी आएगी? बेंडिंग टेंशन में आएगी। और जो बेंडिंग टेंशंस भी होगा यहाँ पर कैसा होगा सर? न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे वैल्यू देखने वाले होंगे वो आपके M15 के लिए, आपके M20 के लिए, आपके M25 के लिए, और उसके बाद M30 के लिए, और उसके बाद M35 के लिए एंड M40 के लिए, ठीक है। आपको इसके लिए ही टेबल दिया गया है। तो जब हम डायरेक्ट टेंशंस की बात करेंगे तो किस में आएगा आपके पास? न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा। और बेंडिंग कंप्रेशंस भी किस में आएगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा, या फिर मेगा पास्कल बोल दो, या फिर क्या बोल दो इसको? मेगा पास्कल बोल दो। क्लियर है? तो M15 के लिए वैल्यू कितनी रहती है आपके पास? 1.1 रहती है। क्लियर है? उसी तरह से M.2 के 1.2 और यहाँ पे 1.3। याद करने का तरीका भी ये है, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.3 के बाद आपको जंप करना है 1.5, 1.5 के बाद 1.6 पे जंप करना है, 1.6 के बाद आपको 1.7 पे जाना है। ये किसके लिए है? डायरेक्ट टेंशंस के लिए। मुझे बेंडिंग के लिए देखना है, तो बेंडिंग के लिए हो जाएगी आपके पास 1.5 हो जाएगी, 1.7 हो जाएगी, 1.8 हो जाएगी, 2.0 हो जाएगी। याद कर सकते हैं। उसी तरह से 2.2 हो जाएगी आपके पास, और 2.4 हो जाएगी। क्लियर है? तो आज क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है आपसे? आज तो क्वेश्चन में पूछा गया उसने M25 के लिए। तो M25 के लिए वाली ये वाली वैल्यू आपकी मानी जाएगी। तो M25 के लिए यहाँ पे देखिएगा कि जो M25 के लिए है उसके लिए जो आपका डायरेक्ट टेंशन रहेगा, डायरेक्ट टेंशन जो रहेगा, और आपके पास जो बेंडिंग इन टेंशन रहेगा, बेंडिंग टेंशन रहेगा, वो अलग अलग है। डायरेक्ट टेंशन M25 के लिए कितना है सर आपके पास? 1.35, यानी कि 1.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। उसी तरह से हम बात करेंगे बेंडिंग इन टेंशंस की, तो बेंडिंग इन टेंशंस में वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर बन जाएगी। इसको हम सर और तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसको एक बेंडिंग के लिए देखना है तो बेंडिंग के लिए वैल्यू आप क्या कर सकते हैं? 0.36 रूट FC करके देखिएगा जरा, तो कितना आता है आपके पास? तो ये 0.36 रूट FC के बोले तो आपके पास 25 आ गया है। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास? तो ये आ गया सिर्फ मेरे पास 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आपको ये टेबल लर्न नहीं है तो बेंडिंग इन टेंशंस के केस में आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 0.36 रूट FC के करके, तो 1.8 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जो टेबल से आई आपके पास कितनी आई? 1.8 आई है। क्लियर है? ये हो गया आपके पास
ठीक है, तो ये बेंडिंग इन टेंशंस के लिए देख सकते हैं। और सर डायरेक्ट टेंशंस के लिए देखना है तो डायरेक्ट टेंशंस के लिए भी हम 0.25 करेंगे। 0.25 आपके पास इनटू √15, तो √15 देख लेते हैं हम पहले। √15 इनटू 0.25, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 0.96, मतलब नियर अबाउट 15। तो डायरेक्ट टेंशंस के लिए आप क्या कर सकते हैं 0.25 √FC के कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास M25 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 5, तो आपके पास कितना आ जा रहा है 1.25 आ रहा है, तो नियर अबाउट आपका 1.3 आ रहा है। यानी कि आप इसको अप्रॉक्स करना चाहे तो ये आपके पास 0.25 √FC के करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम एक एग्जांपल के लिए, यहाँ पे पहले बेंडिंग के लिए देखते हैं क्या M40 के लिए, तो आपका √40 कीजिएगा और इंटू 0.36 कीजिएगा, तो कितना आ रहा है 2.27 आ रहा है, यानी कि आपका नियर अबाउट के आसपास ही आएगा 2.27। ये आपको याद करने की तरीका है अगर आप भूल जा रहे हो, ठीक है। तो मैंने 25 के लिए देखा तो ये आपके 0.25 इंटू 5 कितना आ रहा है 1.25 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1.25, तो नियर अबाउट कर सकते हो उसको 1.3 के आसपास, ठीक है। अगर आपको ये टेबल नहीं है तो आपको ये वाला कंसेप्ट यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो डायरेक्ट टेंशंस के केस में है तो आपको ये वाली वैल्यू लेना है, और बेंडिंग कंप्रेशन के केस में है तो ये वाली वैल्यूज लेना है। आज आपसे क्या पूछा था, बेंडिंग पूछा था, तो बेंडिंग के केस में आपका क्या होगा 1.8 न्यूटन पर mm² होगा। तो यहाँ पे डी आंसर हो गया, मैंने दोनों आंसर आपको बता दिए हैं। क्लियर है? मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात कर रहा है। तो इसमें भी पीछे एक कंसेप्ट है, देखिएगा। जब हम बात करते हैं किसकी सर, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ की, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है इसके भी आपके पास दो पार्ट्स होते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपके मटेरियल की ली जाती है, बिल्कुल सही ली जाती है सर, एक मटेरियल्स की ली जाती है, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपके लोड की ली जाती है। जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपके मटेरियल की ली जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। क्लियर है? और जो आपके पास लोड की ली जाती है उसको आप डिजाइन लोड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं सर, आप डिजाइन लोड बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो यहाँ पे होती है वो किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है मटेरियल, सर कंक्रीट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मटेरियल लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा सर इसको FCK से, और इसको डिजाइन लोड को रिप्रेजेंट किया जाएगा आपके F से, ठीक है। देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या बोलती है। सपोज कीजिएगा कोई आप M30 का क्यूब कास्ट कर रहे हैं, M30 का क्यूब कास्ट कर रहे हैं, आपने टोटल कितने क्यूब कास्ट किए हैं 100 क्यूब कास्ट किए। तो M30 का मतलब क्या है सर, M का मतलब तो हो गया है सर आपके पास मिक्स, 30 का मतलब होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो आपके पास 30 न्यूटन पर mm² है। तो जब आपने M30 के 100 क्यूब कास्ट किए तो उन 100 क्यूब में से जो 95 क्यूब आपके कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 न्यूटन पर mm² हो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, M30 का बना रहे हो, तो 30 से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे 95 क्यूब होने चाहिए या 30 होनी चाहिए। और 5 क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए सर आपके पास, लेस देन 30 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ है कि यहाँ पर 95% जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए किसकी, कि जिस ग्रेड के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ या तो उतनी होनी चाहिए। सपोज करो आप M30 के लिए डिजाइन कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ 30 होनी चाहिए या 30 से ज्यादा होनी चाहिए। और जो उसका फेलियर रेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, सिर्फ 5% ही होना चाहिए। 5 क्यूब का मतलब 5% ऐसे होने चाहिए कि जिस ग्रेड के लिए आप उसको डिजाइन कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। तो कितने क्यूब होगा यहाँ पे 5 क्यूब, तो 5 क्यूब की जगह मैं 5% लिख दूं और 95 की जगह मैं 95% लिख दूं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में क्या बोलती है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन, किससे मोर नहीं होना चाहिए सर आपका 5%। और ये जो 5% है ये आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड टू फेल रिजल्ट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपके पास वो क्या हो गया है, बी हो गया है। क्लियर है? बट जब हम बात करते हैं डिजाइन लोड की, तो फॉर एग्जांपल आप क्या कर लेते हैं सर, हम एक
बीम डिजाइन कर रहे हैं। अब जो ये बीम डिजाइन कर रहे हैं सर, इस बीम की लोड कितना डिजाइन किया है सर हमने, 2000 किलो न्यूटन डिजाइन किया, और इसकी जो होल लाइफ है वो 25 ईयर्स है, कि जो 25 सालों तक यहाँ पे जो लोड एक्ट कर सकता है वो 2000 कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सर इस बीम की जो 95% प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि जो लोड रहेगा यहाँ पे वो 2000 किलो न्यूटन से कम ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि जो लोड है आपका 2000 किलो न्यूटन से क्या कर सकता है, एक्सीड कर सकता है। और ये जो 5% का जो क्राइटेरिया है ये फेलियर क्राइटेरिया है। ठीक है, और जो 95% का जो क्राइटेरिया है वो आपका सक्सेड रेट का क्राइटेरिया है। क्लियर है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा है। तो अगर हम बात करता हूं इसके लिमिट की, तो जो यहाँ पे एक लिमिट मिलती है हमें कि एफ सी के इज इक्वल टू एफ एम माइनस 1.645 इज सिग्मा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पे जो हमें एक लिमिट मिलती है एफ इज इक्वल टू एफ एम प्लस 1.645 इज स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ इस तरह की। अब जो दो ये आपको लिमिट मिली है, इन्हीं लिमिट्स को हम क्या बोलते हैं सर, कॉन्फिडेंस लिमिट बोलते हैं। ये दोनों क्या है सर आपके पास, कॉन्फिडेंस लिमिट है। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस लिमिट आपको किसकी मिली सर, एक सर आपको अपने मटेरियल्स की मिली और एक आपको लोड की मिली। क्लियर है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब जब ये चीज समझ गए होंगे तो थोड़ा सा इनको सर हम एक ग्राफ से भी समझते हैं। अगर हम बात करते हैं किसके, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के ग्राफ की, तो इसका कुछ ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये बनता है स्ट्रेंथ वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे स्ट्रेंथ हो गया, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको ये ग्राफ शो होता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, और आपका ये पीक पॉइंट आया होगा, इसी को हम मीन एवरेज बोलते हैं, दैट इज एफ एम बोलो या एफ एवरेज बोलो। तो यहाँ पे जब मैं बात करूंगा कि सपोज करो जब आपने 95 क्यूब किए हैं, सॉरी 100 क्यूब कास्ट किए, तो 100 क्यूब में से सिर्फ 5 क्यूब ऐसे होंगे जो क्या होंगे, आपके फेल होंगे, तो 5% ऐसे होंगे। तो उसी के लिए क्या किया जा रहा है, आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिजाइन किया जा रहा है। और ये जो है आपके पास दिस वैल्यू, ये क्या रहेगी आपके पास 1.645 स्टैंडर्ड डेविएशंस रहेगी। बट जब मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूं तो 5% रिजल्ट ऐसे होंगे कि क्या करेगा, वो उस लोड से एक्सीड करेगा, उसके डिजाइन लोड से उतना एक्सीड करेगा। तो ये हो जाएगा आपका 5% फेलियर क्राइटेरिया, और ये फिर से आपका 1.645 सिग्मा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों के ग्राफ हमने यहाँ पर दिखा दिए हैं। आज तो बात की उसने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, कल आपसे बात कर सकता है किसकी, डिजाइन लोड की। चाहे आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो चाहे आपका डिजाइन लोड हो, दोनों का जो फेलियर है वो आपका क्या है, 5% है। 5% रिजल्ट उसके फेल होने चाहिए और 95 रिजल्ट कैसे होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे भी जो हमारा लोड आ सकता था बीम के ऊपर, हमने पहले से डिसाइड किया है कि सर कि 2000 किलो न्यूटन का लोड, ये 5 भी हो सकता है, जितने के लिए आपने डिजाइन किया है। बट उस लोड की पॉसिबिलिटी यही होगी कि जितने साल के लिए आप उसको डिजाइन कर रहे हो स्ट्रक्चर को, और 95% प्रोबेबिलिटी उसकी ये रहेगी कि वो 2000 किलो तक का लोड ही रजिस्ट कर पाएगा। 5% चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि उस लोड से क्या हो सकता है, आपका लोड एक्सीड कर सकता है। दिस इज कॉल्ड डिजाइन लोड। उसी तरह से जब हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो भी यही है कि जब आप M30 या M20 के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो आपने टोटल 100 क्यूब कास्ट किए। 100 क्यूब में से आपके पास 95 क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ आपके पास 20 हो या 20 से ज्यादा हो, और 5% क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ क्या हो, आपके पास 5% से कम हो। तो उसी को हम क्या बोलेंगे सर, आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपके पास बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन मेगापास्कल। दिस इज अगेन क्वेश्चंस, आपको ये प्रीवियस पार्ट्स में भी मिला होगा, बट उस समय जो हमारा जो कोड यूज किया जा रहा था वो आपका पुराना कोड यूज किया जा रहा था। आज जो आपका कोड है वो अब नया कोड होगा, क्योंकि उस समय जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो आपका 1995 में क्वेश्चंस पूछा गया था। और जब 1995 में जो क्वेश्चंस पूछा था तो वहां पर आपका IS
456 1978 का कोड यूज हुआ था। आज तो आपके पास 2002 में क्वेश्चंस पूछा है 1 मार्क्स के लिए, तो अब क्या हो चुका, आपका न्यू एडिशन आ चुका IS 456 2000 के मुताबिक। क्लियर है? क्यों ना इसकी भी डिटेलिंग हम दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जिन्होंने पहले वाला पार्ट्स कवर नहीं किया होगा, तो उनको हम यहाँ पे बता देते हैं। देखते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की बात कर रहे हैं। इट वेरीज फ्रॉम, ये जो वेरी करता है आपका, इट वेरीज फ्रॉम 14 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर से टू 40,000 बोले तो 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसके बीच में वेरी करता है। ठीक है, अब जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जो होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ जो कंक्रीट होता है, वो आपके पास दो टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है, एक लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है। हम बात करेंगे इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास EC इज इक्वल टू आपके पास 57√FC के, ये काम जब आपने मिनिमम जो ग्रेड यूज किया होगा आपका M15 यूज किया होगा। क्या किया होगा सर? M15। और M15 आपने कब यूज किया होगा? अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 के मुताबिक। न्यू कोड के मुताबिक देखते हैं तो EC इज इक्वल टू आपके पास 5000√FC के, जब आपने मिनिमम जो ग्रेड कंक्रीट का यूज किया होगा M20, तो ये रहा होगा IS 456 2000। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से हम बात करते हैं इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में क्या बनेगा आपके पास? तो ये बनेगा आपके पास ECE इज इक्वल टू EC अपॉन 1+θ। ठीक है, EC क्या है आपके पास? EC आपके पास शॉर्ट टर्म है तो 5000√FC के डिवाइडेड बाय 1+θ। ठीक है, अब थीटा क्या आपके पास? सर थीटा है हमारे पास क्रीप कॉफिशिएंट। थीटा क्या है? क्रीप कॉफिशिएंट है। अब सर क्रीप कॉफिशिएंट क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू द इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। ठीक है, कुछ इसकी वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल्स बना लेते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एज ऑफ लोडिंग, और यहाँ पे हो गया आपके पास थीटा की वैल्यू। ठीक है, 7 डेज, 28 डेज, 1 ईयर लिखो या 365, तो ये हो जाएगी 2.2, 1.6 एंड 1.1। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे आपका एज ऑफ लोडिंग बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी सर? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर भी एक और नोट पॉइंट्स जो आपका बन सकता है कि जो आपका एज ऑफ लोडिंग है, एज ऑफ लोडिंग जो है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। जैसे जैसे आपका थीटा एज ऑफ लोडिंग बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्रीप कोएफिशिएंट क्या होगा सर? डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो ये था बेसिक पॉइंट कि जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है वेरी करता है 14,000 से लेकर 40,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कंक्रीट होता है सर वो 2 टाइप्स का होता है, एक शॉर्ट टर्म मॉडुलर इलास्टिसिटी होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म्स में EC 5700√FC के कब? जब आपने मिनिमम जो ग्रेड यूज किया होगा वो आपका M15 हुआ होगा अकॉर्डिंग टू IS
IS 456 1978। बट जब हम बात करते हैं आपके न्यू कोड के मुताबिक IS 456 2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका M20 रहा होगा, तो ये वैल्यू क्या रही होगी 5000 रूट FC के रही होगी। क्लियर है। इस केस में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा लॉन्ग टर्म के केस में वो बनेगा EC अपॉन 1 प्लस थीटा। EC क्या है शॉर्ट टर्म मॉडुलस इलास्टिसिटी 5000 रूट ऑफ FC के अपॉन 1 प्लस थीटा। थीटा क्या है क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू द इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग होता है। एज ऑफ लोडिंग आपका डिपेंड करते हैं टाइम्स पर, तो 7 डेज पे एज ऑफ लोडिंग जो आपकी वैल्यू रहेगी क्रीप कोफिशिएंट की 2.2 रहेगी, 28 डेज पे 1.6 रहेगी, 1 ईयर्स पे 1.1 रहेगी। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपका क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है सर डिक्रीज होता है। दिख रहा होगा आपके पास। क्लियर है। तो यहाँ पर जो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन का तो हम न्यू कोड के मुताबिक ही देखेंगे। EC इज इक्वल टू 5000 इज रूट FC के, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5000 रूट FC के आपके पास 25 है, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास 25000, तो 123 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 25000 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलो, या आप क्या बोल सकते हैं इसको 25000 मेगा पास्कल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। बट ओल्ड कोड के मुताबिक देखते हैं, ये तो न्यू कोड हो गया आपके पास। ओल्ड कोड के मुताबिक क्या हो जाएगा इसका EC इज इक्वल टू आपके पास 5700 रूट FC के, तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज 57 रूट FC के इज 25, तो ये हो जाएगा आपके पास 28500 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप मेगा पास्कल बोलो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपके पास, ये तो न्यू कोड के मुताबिक आया सर मेरा, क्योंकि क्वेश्चन आया था 2002 में। ओल्ड कोड के मुताबिक रहेगा सर ये वाला। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है आपके आरसीसी सेक्शंस के इंट्रोडक्टिव पार्ट्स के 2 पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों पार्ट्स के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने अपने टॉपिक के साथ और अपने कंसेप्ट के साथ कंपेयर करवाया, ताकि अगर आप किसी और एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं और इस टॉपिक और इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन का आप बहुत अच्छे से आंसर दे पाओगे। तो अगर आपने अब तक प्रीवियस पार्ट्स कवर नहीं किया है तो पहले आप प्रीवियस पार्ट्स को कवर कीजिएगा, और इसी तरह से डियर पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा।